नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला बन रही है। आज इस श्रृंखला में मेरे बहुत अजीज़ प्रिय कवि माया मृग जी साथ हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि माया मृग जी के साथ कई बार मंच साझा किया। बोधि प्रकाशन से स्त्री होकर सवाल करती हूँ, इस पुस्तक संकलन में मेरी कुछ कविताएं उन्होंने संकलित की। उनसे करीब 20-22 वर्षों से नाता है, बहुत शांत होकर, बहुत स्थिर होकर, और मुझे लगता है कि चुपचाप अपने काम में सक्रिय, सचेत, सचेष्ट, लगभग कविता को मुहिम की तरह, अभियान की तरह चलाते हुए माया मृग जी मुझे दिखाई देते हैं। बहुत बार उनसे कविता के लिए मैंने आग्रह किया, पर संभवतः या व्यस्तता हो या संकोचवश उन्होंने मुझे कविताएं नहीं भेजी। और मैं एक शोधार्थी हूँ और आप शोधार्थियों के लिए आज माया मृग जी की कुछ चुनिंदा कविताएं आपके साथ साझा करूँगी। मैं उन कविताओं का वाचन करूँगी और एक्सटेम्पोर जो बन पड़ेगा मुझसे विवेचन विश्लेषण करती जाऊँगी। अपने बारे में माया मृग जी कहते हैं कि पिछले 20-22 साल से जयपुर में हूँ। पहले कुछ नौकरियाँ की, रेडियो में अस्थाई, सरकारी स्कूल में, 1-2 कॉलेजों में पढ़ाया, अखबारों में काम किया, हैंडीक्राफ्ट के काम से भी जुड़ा रहा, और अब प्रकाशन और मुद्रण के काम में लिखने पढ़ने की आदत बनी रही। पिताजी की पुस्तकों के ढेर से धूल झाड़ते हुए पोंछते किताबों से प्रेम हुआ और वो अब छूटता नहीं कभी। शोधार्थियों, माया मृग जी ने MA, BEd, MPhil किया हिंदी में। शब्द बोलते हैं 1988 में आया। कि जीवन ठहर जाए, ये 1999 में। स्वतंत्र लेखन के साथ साथ प्रकाशन व्यवसाय और उन्हीं के द्वारा संचालित बोधि प्रकाशन ने समसामयिक परिवेश में, साहित्य जगत में, कविता जगत में लोगों के लिए, माने कविता लिखी तो जा रही है पर क्या सब तक पहुंच रही है? सस्ते मूल्य और अच्छी और सुरुचिपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की बोधि प्रकाशन से। और इस तरह से उन्होंने एक जो प्रकाशकों का माया मंडन है या महिमा मंडन है ना, और जो उनका एकाधिकार, एक छत्र राज्य था, प्रकाशकों द्वारा दरअसल फैलाई गई इस धारणा को गलत भी किया कि हिंदी की किताबें बिकती नहीं हैं, लोकप्रिय नहीं होती, ख्यात नहीं होती। दरअसल इन्होंने अपने सुरुचिपूर्ण व्यवहार से, अपने साहित्य सेवी व्यवहार से और अपने कविता प्रेम और हिंदी प्रेम, भाषा प्रेम के कारण इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया कि किताबें बिक नहीं रहीं। जिनके लिए लिखी जा रही हैं किताबें, उन तक वे पहुंचा रहे हैं, और ये बड़ी बात है। बोधि प्रकाशन हर अपने स्थापना वर्ष से स्तरीय पुस्तकें छाप रही है, और केवल स्तरीय पुस्तकें ही नहीं छाप रही बल्कि बिक्री के आयात निर्यात के कई नए आयाम भी स्थापित कर रही है। माया मृग जी की बात करूं तो हिंदी भाषा से उन्हें बहुत प्रेम है। उसके प्रचार प्रसार में, जैसा कि मैंने बताया, निरंतर सक्रिय है, सचेष्ट हैं। इनकी प्रकाशित पुस्तकों के बारे में बताया मैंने। शब्द बोलते हैं कि जीवन ठहर न जाए। साहित्य की लगभग हर विधा पर इन्होंने काम किया है। ये कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ललित निबंध, रेडियो नाटक और व्यंग्य लेखन में भी सक्रिय हैं। बोधि प्रकाशन से इनका जुड़ाव, लगातार इनका समर्पित तौर पर जो जुड़ाव है, जो सचेत, स्वतंत्र और स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और संपादन कर रहे हैं, निर्भीक होकर संपादन कर रहे हैं, तो माया मृग जी को इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं शामिल करती हूँ। और शोधार्थियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए जो मैं मुहिम चला रही हूँ कि कविता जो कालजयी रचनाएँ हैं, कविता के सरोकार, कविता की प्रासंगिकता, समसामयिकता कहीं छूटने न पाए, और वो पाठ्यक्रम में पढ़ते हुए इन ज़रूरी कविताओं को भी नोटिस में लें। चलिए शोधार्थियों, माया मृग जी की मेरी पसंद की पहली कविता कि जीवन ठहर न जाए।
वहीं से जीने और जी सकने के बीच। अनंत फैला सागर तुम्हारे पास था और मेरे हिस्से में आया प्यास का कुआं। नेह का जल बांटते हुए हर बार मेरी प्यास की परिभाषा तुमने खुद की। तुम्हारे पुचकार भरे होठों से निकली गोलाइयां परिधि माप कर खींची गई। बड़ी परवाह से मुझे सिखाई गई लापरवाही। नैतिकता का देवरथ जो उतारा गया आसमान से, उसका सबसे आखिरी पहिया मेरे माथे के बीचों बीच टिका। असुरों ने उछल उछल कर कब्जाया देवव्रत और पहिए गड्ढों में धचक गए। वोकैबुलरी देखिए। तब भी मैं तुम्हारे उपकार तले दबा कराहता रहा। तब भी मैं तुम्हारे उपकार तले दबा कराहता रहा। आप देख रहे हैं पूरी साहित्यिक जगत में, रुचि और रुझान के क्षेत्र में कविता और क्या कह सकते हैं, कला जगत में जो मठाधीशी चल रही है, जो एक छत्र राज्य चल रहा है, जो एकाधिकार कई संस्थानों और संगठनों का, वर्चस्वधारियों का, एक सत्ता प्रभु संपन्न लोग जो अपनी प्रभुता में जी रहे लोग हैं, वे किस तरह से नए पनपते जगते उगते प्रतिभा को, ओज को, तेज को, आँच को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये प्रेम जहाँ मान मनुहार सरोकार सिखाता है, ये प्रेम वहीं पर आपको कहीं न कहीं आपकी क्षमता को, आपकी संभावना को छीन कर रहा होता है। ये जो एकाधिकार, एक सत्ता, एक प्रभुता और क्या कह सकते हैं, जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है लगातार, जो बल प्रयोग हो रहा है लगातार साहित्य की दुनिया में, कला की दुनिया में, उससे माया मृग जी खासा नाराज दिखते हैं। और मुझे इस कविता का अभिप्राय यही मिलता है कि जो आसपास की इर्द गिर्द की दुनिया है, जो अपने आप को स्थापित, रजिस्टर्ड मानती है, वे दरअसल ऐसी प्रातिभ शक्तियों को, ऐसी प्रातिभ कलाओं को, ऐसी प्रातिभ चमकने नहीं देना चाहती, उनको स्थापित होने नहीं देना चाहती। दूसरी कविता है पगडंडी से सड़क तक। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है। पगडंडी रोज कराहती है, सुबह से शाम तक किसी आहट के इंतजार में अपने टेढ़े मेढ़े कच्चे गलते शरीर को रोज निहारती है, पर नहीं आता कोई कांधे पर हल रखे गुनगुनाता, कूदता, फांदता, कोई भी रसीला क्षण, कोई भी पल नहीं देता उसे सुवासित कल की गंध। आप देख रहे हैं भवितव्य, भविष्य, नई सुबह, नई ओज, नए उत्साह और उमंग और नई आशा और उम्मीद। कांधे पर हल रखे गुनगुनाता, कूदता, फादता, कोई भी रसीला क्षण, कोई भी पल नहीं देता उसे सुवासित कल की गंध। विरहणी सी रात रात भर करवटें बदलती है, इसे देख अब कोई नहीं कहता पगडंडी चलती है। ये पगडंडियों की बात हुई, समानांतर चल रही हैं। सड़क रोज चीखती है, सुबह से शाम तक भीड़ के रेले, वाहन टेले, हॉर्न के शोर और कील वाले बूटों की ठक ठक अपनी छाती पर झेलते भीतर ही भीतर टीसती है, पर नहीं आता कोई भी पल जब वह मिल ले। सड़कें मिलने, सड़कें सबको पहुंचाती हैं, सड़कें सबकी राह बन जाती हैं, बिछ जाती हैं, पर सड़कें कहीं नहीं मिल रही होती। कोई भी पल जब वह मिल ले अकेली अपने आप से, धूल धूप धुआं सूंघते फांकते नसें तनने लगी हैं। सब कहते हैं सड़क बहुत चलने लगी है, सब कहते हैं सड़क बहुत चलने लगी है। तो ये जो चल रही है, गति में है, सड़कें दरअसल कहीं नहीं पहुंचती, सड़कें पहुंचाती हैं। सड़कें खुद नहीं चल रही होती, उस पर चलने वाले राहगीर चल रहे होते हैं। लेकिन ये सड़कें कहीं ख़त्म होती ही नहीं, कहीं बाधित होती ही नहीं, और लगता है क्षितिज तक चली जा रही हैं, पर उनका कोई और छोर नहीं है, पर मिलान कहीं नहीं होता। समानांतर पैरेलल भी बढ़े जा रही होती हैं, अपने दुख सुख को बिना साझा किए, बिना बोले बतियाए। अगली कविता है, सटायर है, व्यंग, सांप और आदमी। मेरे तेवर की कविता है। भीतर जागा सांप
फुतकारा, जहर उगला, भीतर सब नीला हो गया। विष का रंग, विष जहर का रंग नीला। भीतर जागा सांप, फुतकारा, जहर उगला, भीतर सब नीला हो गया। आंखों पर पलकों में कालिख उतर आई, जुबान पर पहले से कहीं ज्यादा मिठास आ गई। जरूरत पड़ती है ना, जब हम ढोंग कर रहे होते हैं, जब हम भीतर से जहर से लबालब होते हैं, भीतर से रुग्ण होते हैं, भीतर से भेदभाव रखते हैं, भीतर से लुंठित कुंठित होते हैं, तो ऊपर उतना ही शहद लगाना पड़ता है, उतनी ही मिठास का स्वांग करना पड़ता है, ढोंग करना पड़ता है। तो आंखों पर पलकों में कालिख उतर आई, जुबान पर पहले से कहीं ज्यादा मिठास आ गई, भीतर फैलता गया जहर, मीठा लगने लगा। आदमी शनह 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 मरने लगा। आदमी मरने लगा मतलब आदमियत, उसके भीतर की मनुष्यता, उसके भीतर की मानवीयता, मानवीय गरिमा, मानवीय मूल्य, प्रेम, दया, ममता, समता, सौहार्द, सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारा, बहनापा, भीतर भीतर आदमी मरने लगा, क्योंकि जहर अंदर असर करने लगा। भीतर फैलता गया जहर, मीठा लगने लगा। आदमी शनह शनह मरने लगा। सांप शनह शनह बढ़ने लगा। और फनधारी वो सांप, वो इच्छाधारी सांप, वो शरीर कोई भी हो, जामा कोई भी पहने हो, रूप रंग ढंग कोई भी उसने रखा हुआ हो, लेकिन जहर आसपास के इर्द गिर्द के माहौल को, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा। और ये जहर अपना फन उठाने लगा, ये जहर अपना वर्चस्व दिखाने लगा, अपनी मठाधीशी दिखाने लगा, और सत्ता में कायम होता गया। शनह शनह उसकी बढ़ोतरी होती गई, शनह शनह जहर की, प्रदूषण की, वैचारिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण की बढ़ोतरी होती गई। निश्चित तौर पर शोधार्थियों, ये बेहतरीन कविता है, बड़ी कविता है। अगली कविता है कि जीवन ठहर न जाए। इसी नाम से मायामृग जी का संकलन भी है कविता का, और ये कविता मुझे पसंद आई कि जीवन ठहर न जाए, कि जीवन ठहर न जाए, आओ कुछ बात करें, आओ कुछ करें शहर के बाहर उस मोड़ के डेरे में, छुपकर बेरियां झड़काएं और बटूरें खट्टे मीठे बेर। चलो ना, चलो ना आज रेल की पटरी पर दस्सी रख कर गाड़ी का इंतजार करें, कितनी बड़ी हो जाती है दस्सी गाड़ी के नीचे आकर। दस्सी, 10 का सिक्का, ये हमने भी बचपन में खेला है। रेल की पटरियों पर सिक्का रख दिया करते थे, अक्षर मिट जाया करते थे, पर वो चमकता हुआ धातु गोल झक झक करता था, वो धातु बेशकीमती लगता था। तो ये दरअसल मुलामियत है, ये मासूमियत है, ये मन का वो कोना है जो निष्पाप है, निष्कलुष है, जो बेतहाशा, बिंदास, बेलौस, उत्सव धर्मी है, जो जीना चाहता है, जो भौतिक चमक दमक और भौतिक संपदाओं से रीझता नहीं, बल्कि उससे दरबदर होकर अपने आप को, अपने नैसर्गिक रूप को, अपने नैसर्गिक सौंदर्य को जीना चाहता है। चलो तो झोली में भर लें छोटे बड़े कंकड़ और ठिकरियाँ, चुंगी के पास वाले जोहड़े में ठीकरियों से पानी में थालियाँ बनाएं, छोटी बड़ी थालियाँ, थालियों में भर भर सिंघाड़े निकालें, छप छप पैर चलाकर जोहड़ में अंदर बाहर खेलें। या कि गत्ते से काटें बड़े बड़े सींग, काली स्याही में रंग कर सींग लगाकर उस मोटू को डराएं, कैसे फुदकता है मोटू सींग देखकर। कितना कुछ पड़ा है करने को, कितना कुछ पड़ा है करने को, अखबारों से फोटोएं काट काट कर बड़े सारे गत्ते पर चिपकाना, धागे को स्याही में डुबो कर कापे में फस से चलाना और उकेरना, पंख, तितली या बिल्ली का मुंह। मेरा भी बचपन गांव में बीता है। मेरी पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला, 5वीं तक की पाठशाला गांव में रही है, तो मैं तख्ती पर पाई उकेरना जानती हूँ, इसी सहायता से कि हम धागे को डुबो दिया करते थे दुद्धि में, कभी नीली स्याही में, और फिर उसके बाद पाई पे एक लकीर खींचते थे अपनी तख्ती पर, तो अपनी कॉपी पर। कितना कुछ पड़ा है करने को, अखबारों से फोटोएं काट काट कर बड़े सारे गत्ते पर चिपकाना, धागे को स्याही में डुबो कर कापी में फस से चलाना और उकेरना, पंख, तितलिया, बिल्ली का मुंह। चोर सिपाही पोशंपा भई पोशंपा खेलें,
कितने दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए उस प्राकृत रूप में जो ईश्वर ने हमें जिस रूप में पैदा किया था, मनुष्य रूप में, ममता समता के रूप में, प्रेम के रूप में, सौहार्द के रूप में। मानव जो उसका प्राकृत रूप था, जो उसका नैसर्गिक सौंदर्य था, उस रूप में जिए कितना दिन हो गया, कितने दिन गुजर गए। चलो ना कुछ करें, कहीं से तो सही, कहीं से तो सही शुरू तो करें। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, कहीं से तो सही शुरू तो करें, कि जीवन ठहर न जाए, कि जीवन ठहर न जाए, चलो कुछ करें, चलो कुछ करें। यानी वो करें जो भौतिक चकाचौंध में प्रतिस्पर्धा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में, भागम भाग के दौर में, रेलम पेल में जो लोग भागे जा रहे हैं, न जाने कहाँ पहुँचना चाहते हैं, न जाने कितने कम समय में किसी को अगाड़ कर, किसी को पिछाड़ कर, किसी को गिरा कर, किसी से झगड़ कर, लड़ कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस मनोमालिन्य के समय में, इस ईर्ष्या द्वेष के समय में, इस भयंकर जलन और डाह के समय में माया मृग उस अछूते मन को बार बार जगाते हैं और कहते हैं चलो ना, देर ना हो जाए, अपनी कुछ मन की करें। बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। अगली कविता कन्फेशन, ये कविता भी मुझे विशेष प्रिय है। कन्फेशन माने कुछ आत्मस्वीकार। ये आत्मस्वीकार करना बड़े जोखिम का काम है, बड़ा मादा चाहिए, बड़ा बल चाहिए, बड़ी ताकत कुवत चाहिए, काबिलियत चाहिए। और माया मृग जी कन्फेशन कर रहे हैं। हम दोनों को विरासत में मिली एक सी ईमानदारियाँ, विरासत में मिली, क्योंकि मनुष्य जब पैदा होता है, माँ के गर्भ नाल से जब छूटता छिटकता है, तो दरअसल वो अपने प्राकृत रूप में होता है। और प्राकृत रूप में हर मनुष्य मासूम होता है, कोमल मन का होता है, स्वच्छ होता है, निष्कलंक होता है, निष्पाप होता है, तो ईमानदार होता है। हम दोनों को विरासत में मिली एक सी ईमानदारियाँ, एक सी चालाकियाँ। बरसों ढोते रहे हम अपने अपने हिस्से की ईमानदारियाँ, चालाकियाँ। चालाकियाँ मतलब कुछ सयानापन, कुछ समझदारी, कुछ चतुराई। आज हम दो नेक बंदे, एक वसीयत के दो उत्तराधिकारी, आमने सामने बैठे हकीकतों को खोलने। आज हम दो नेक बंदे, एक वसीयत के दो उत्तराधिकारी, आमने सामने बैठे हकीकतों को खोलने। तुमने ईमानदारी से स्वीकार की अपनी चालाकियाँ। तुमने, अभी ईमानदारी और चालाकी हमारे साथ साथ चल रही है। तुमने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार की अपनी चालाकियाँ, और मैंने भी बड़ी चालाकी से स्वीकार कर ली अपनी ईमानदारियाँ, और मैंने भी बड़ी चालाकी से स्वीकार कर ली अपनी ईमानदारियाँ। दरअसल आदमी अपने प्राकृत रूप में जो होता है, कभी न कभी उभरता है, उभरना चाहता है। वो अपने रूप में, अपने आप से बोलते बतियाते तो कम से कम अपने आप में होना चाहता है। माया मृग जी हाँ संदेश दे रहे हैं, बल्कि जो मुझे इस कविता में ध्वनि मिल रही है, क्योंकि कई अनुगूंज है इस कविता में। एक तो वही जिस पर मैंने बात की, और एक ये भी हो सकता है कि कोई समवयस्क, कोई सहोदर, कोई नात रिश्तेदार, कोई परिजन बराबर में आमने सामने बैठा है, या माया मृग खुद अपने सामने बैठे हैं, अपने वास्तविक रूप में और अपने प्रतिबिंब के रूप में। और दोनों एक दूसरे से गलबहियाँ करते हुए, एक दूसरे से बोलते बतियाते हुए आत्मस्वीकार कर रहे हैं कि ये ईमानदारी और ये चालाकी दोनों ही पैदाइशी मिली थी हमें। मैं कहाँ कहाँ ईमानदार रहा, मैंने स्वीकार किया। मैं कहाँ कहाँ चालाक रहा, ये मेरे प्रतिबिंब ने स्वीकार किया। बेहतरीन कविताएं माया मृग जी, बहुत शुक्रिया। आपने तो नहीं भेजी, लेकिन मैंने ये कविताएं शोध कर आपको पढ़ा अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शोधार्थियों के लिए। और निश्चित तौर पर शोधार्थियों, आपको ये कविताएं प्रासंगिक लगेंगी, समसामयिक लगेंगी, और अपने पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए बहुत सहयोग होगा। बहुत शुक्रिया।